हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विलियम चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसंख्यक गुण डिस्कस करने जा रहे हैं। अनुसंख्यक गुण इंग्लिश में जानना जरूरी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको हम शॉर्ट में सीपी द्वारा डिनोट करेंगे। सी कॉलिगेटिव हो गया, पी का मतलब प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप जानें कि अनुसंख्यक गुण होता क्या है। विलियम का वैसा गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, विलेय के प्रकृति से स्वतंत्र हो, तो ऐसे गुण को हम अनुसंख्यक गुण के नाम से जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं आप? बिल्कुल सरल भाषा में क्या लिखेंगे? विलियम का वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो और विलेय की प्रकृति से स्वतंत्र हो, अनुसंख्यक गुण कहलाता है। विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऐसे गुण को हम क्या कहेंगे? अनुसंख्यक गुण। जैसा कि आप जानते हैं, विलेय के कणों की संख्या किस पर निर्भर करेगी? विलेय के कणों की संख्या आपका निर्भर करेगा मोलों की संख्या पर। अगर विलेय के मोल अधिक हों तो कण की संख्या भी क्या होगी? अधिक होगी। बात समझ में आ रही है? मोल प्रभाज पर भी निर्भर करेगा। मोल है किस पर? प्रभाज पर। अगर विलेय का मोल प्रभाज अधिक है, इसका मतलब जब मोल उसका अधिक है, अब मोल अधिक है तो उसके कणों की संख्या भी क्या होगी? अधिक होगी। कण का मतलब अणु या आयन से हो सकता है। कण का मतलब अणु या आयन आपका हो सकता है। अब एक उदाहरण के द्वारा आप देखें। जैसे एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, इसको मिटा दें। मान लीजिए कि आपका इसमें जल है, 1 kg आपका जल है, और दूसरा यहाँ पर बीकर है, और इसमें भी जल आपका 1 kg है। इसमें 1 मोल चीनी मिलाया गया है, और इस बीकर में 1 मोल यूरिया मिलाया गया है। आप जानते हैं कि विलायक में अवाष्पशील घुल्य मिला देते हैं, विलेय मिला देते हैं, तो वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। तो 1 मोल चीनी भी अवाष्पशील है, और यूरिया भी क्या है? अवाष्पशील विलेय का काम कर रहा है। तो चीनी अगर 1 मोल इसमें मिलाएंगे तो जितना वाष्प दाब में कमी आएगी, उतना ही कमी इसमें भी आएगी 1 मोल यूरिया मिलाने पर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला
कि चीनी और यूरिया जो कि विलेय का काम कर रहे हैं, दोनों में कणों की संख्या क्या है? समान है। इसमें भी चीनी का 1 मोल है और इसमें यूरिया का 1 मोल है। 1 मोल है तो आप समझ सकते हैं कि कण क्या है? समान है। तो यह इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि इसमें चीनी मिलाए हैं और इसमें आप यूरिया मिलाए हैं, इस बात पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। चीनी या यूरिया दोनों का प्रकृति अलग अलग है, लेकिन चूंकि इनके कणों की संख्या दोनों जगह समान है, तो दोनों ही स्थिति में वाष्प दाब में जो कमी होगी वो समान ही होगी। बात समझ में आ गया? तो ऐसा गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करे, उसके प्रकृति से स्वतंत्र हो, उस पर निर्भर नहीं करता हो, उसको अनुसंख्यक गुण कहते हैं। क्लियर हो गया ना? 1 मोल चीनी में कितना चीनी का अणु होगा? 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु। और 1 मोल यूरिया में यूरिया के कितने अणु होंगे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो दोनों जगह कणों की संख्या आपका सेम है, तो वाष्प दाब में भी कमी आपका क्या होगा? सेम होगा। यह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपने चीनी मिलाया कि यूरिया मिलाया। क्लियर हो गया? अब प्रश्न उठता है कि अनुसंख्यक गुण आपके सिलेबस के आधार पर कौन कौन पढ़ना है, इसके बारे में जानें। इसको मिटा दे रहे हैं। अनुसंख्यक गुण निम्न है। सबसे पहला आपको पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। इसको इंग्लिश में भी जानेंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा आपको पढ़ना है हिमांक में औनमन। औनमन माने कमी, इंग्लिश डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा आपको पढ़ना है परासरण दाब, इंग्लिश इसका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और चौथा आपको पढ़ना है वाष्प दाब का अपेक्षिक औनमन, इंग्लिश इसका होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। शॉर्ट में इसको RLVP कहेंगे। ये तो आप पढ़ चुके हैं, राउल्ट लॉ में आपने पढ़ा था, फिर डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप जानेंगे क्वथनांक में उन्नयन किसको कहेंगे। पहला जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन, इस पर है थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, डिफिनीशन भी आ सकता है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं क्वथनांक के बारे में, क्वथनांक आपको हम बताए थे कि वह ताप जिस पर
किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी बाह्य दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर द्रव का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? वायुमंडलीय दाब। 1 atm वायुमंडलीय दाब के रूप में 1 atm लिया जाता है। तो अगर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 atm हो जाए जिस ताप पर, तो वही उसका क्वथनांक होगा। मान लीजिए कोई द्रव आपका उबल रहा है, तो ये मत समझ लीजिए कि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, उष्मा होगा, यह कोई आवश्यक नहीं है। वाष्प दाब अगर ज़्यादा होगा तो क्वथनांक आपका क्या होगा? कम होगा। और वाष्प दाब अगर कम होगा तो क्वथनांक ज़्यादा होगा, आप पढ़े हैं। तो जब बाह्य दाब अगर आप घटा देंगे, घट जाएगा, तो वहाँ भी क्वथनांक क्या होगा? कम हो जाएगा। बाह्य दाब पर निर्भर करता है क्वथनांक, आपको मैंने बताया था। बाह्य दाब जितना ज़्यादा होगा क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए पहाड़ पर देखिए क्वथनांक कम है कि नहीं? जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटता है तो क्वथनांक भी क्या होगा? कम हो जाएगा। अब वही प्रेशर कुकर में देख ले, दाब वहाँ पर क्या है? ज़्यादा है, तो द्रव का क्वथनांक भी उसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ पहले आप पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वथनांक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाष्प दाब के। वाष्प दाब अगर ज़्यादा होगा तो क्वथनांक क्या होगा? कम। वाष्प दाब अगर कम होगा तो क्वथनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस बात को आप समझते होंगे। इसको एक उदाहरण द्वारा आप समझिए। इसको तो पहले भी हम पढ़ाए हैं, फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ। और क्वथनांक को एक उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं। पहले भी बताए थे, लेकिन हो सकता है कि उस वीडियो को आप देखे हों अथवा नहीं देखे हों, ठीक है ना? तो नहीं देखे हैं तब भी इसके द्वारा काम आपका चल जाएगा। देखो यहाँ पर इस बीकर में आपका जल है। आप जानते हैं कि 25 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब होता है 23.8 mm Hg, या इसको आप लिख सकते हैं 0.0313 atm। एटीएम में इतना होगा। आप जानते हैं ना कि प्रेशर mm में भी होता है, एटीएम में भी होता है, बार में भी होता है, टॉर में भी होता है, सब 11th में पढ़ेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो बाह्य दाब है, कौन दाब, जिसको वायुमंडलीय दाब कहेंगे, वायुमंडलीय दाब यहाँ पर 1 atm है। कितना है? 1 atm। और वाटर का यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है 25 डिग्री सी पर इतना atm है। तो क्या 25 डिग्री जल का क्वथनांक कहलाएगा? नहीं। जब तक इसका वाष्प दाब 1 atm नहीं हो जाएगा तब तक यह उबलेगा नहीं। अब इसको आप गर्म करेंगे, इसको जब आप गर्म करेंगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ करके कितना हो जाएगा? इसका वाष्प दाब कितना था? 25 डिग्री सी पर जो वेपर प्रेशर था वो कितना था? 0.0313 atm। और बाह्य दाब यानी कि वायुमंडलीय दाब कितना है? 1 atm है। तो यहाँ से आपको 1 atm पहुँचाना है तो इसको क्या करना होगा? गर्म करना होगा।
मेरी बात फॉलो कर रहे हो? गर्म करना होगा, तो गर्म करेंगे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर इसका वाष्प दाब ये बढ़ करके 1 atm हो जाएगा, और तब यह जो जल है वह उबलने लगेगा। तो वह ताप, उस ताप को हम जल का क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। यह ताप कितना डिग्री सी पर आता है? 100 डिग्री सी पर यह वाष्प दाब कितने के बराबर हो जाता है? 1 atm के बराबर हो जाता है। इसीलिए जल का जो क्वथनांक है वो कितना है? 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी पर जब ही आप पहुंचेंगे तो जल का जो वाष्प दाब है वह बढ़ करके 1 atm हो जाता है। 100 डिग्री सी को, 100 डिग्री सी को हम जल का क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। इसको ग्राफ के द्वारा समझिए। बात समझ में आ गई जी? 25 डिग्री पर तो इतना है, ये तो आपका क्वथनांक होगा नहीं। अब वाष्प दाब को बढ़ाना होगा 1 atm तक, तो गर्म करना होगा कितना डिग्री तक? 100 डिग्री सी पर जब इसको गर्म करेंगे तो इसका वाष्प दाब बढ़कर कितना हो जाएगा? 1 atm हो जाएगा। इसीलिए जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी होता है। इसको ग्राफ द्वारा समझो। मान लो कि इस पर वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब, इस पर आपका ताप है, टेम्परेचर, यहां पर 1 atm है। यह जो लाइन है 1 atm को सूचित कर रहा है। ताप के समानांतर खींच दिए हैं। 1 atm में कितना mm होता है? 760 mm। 1 atm जो दाब है वह 760 mm Hg के क्या होता है? बराबर होता है। ये तो आप 11th में भी पढ़े। अब देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सी है और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है 23.8 mm है। ठीक है ना? यहाँ समझ लीजिए, यहाँ वेपर प्रेशर कितना है? 23.8, कितना पर? 25 डिग्री सी पर। तो जब इसको आप गर्म करेंगे तो देखिए इसका कर्व कैसा बनेगा। इस तरह से आपका ऊपर उठता जाएगा और जो भी इस लाइन को टच करेगा तो समझ लीजिए कि जल का जो वाष्प दाब है वह 1 atm के क्या हो गया? बराबर हो गया। जब आप गर्म करेंगे जल को, जल के लिए हम बता रहे हैं, तो जब इसको गर्म करेंगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा और वाष्प दाब बढ़ते 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 कितना पर पहुंच जाएगा? 1 atm पर। अब इसका संगत ताप आप क्या करें? निकालें। तो जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, लंब खींचेंगे ताप वाला अक्ष पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और यह निश्चित रूप से यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सी होगा। बात समझ में आ गई? तो 100 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब कितना हो जाता है? 1 atm हो जाता है। इसीलिए 100 डिग्री सी जल का क्या है? क्वथनांक। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए क्वथनांक? अब मेन प्रश्न है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है? उन्नयन माने वृद्धि। तो जब आप शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। अब वाष्प दाब का ठीक उल्टा होता है क्वथनांक। तो जब वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा ना? क्वथनांक तो बढ़ेगा। तो क्वथनांक में जो वृद्धि हुआ इसी को हम क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? बोलिए, रटना नहीं है, समझते हुए लिखना है। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब उसका वाष्प दाब
घट जाता है। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब विलायक का जो वाष्प दाब होगा, विलायक इन द सेंस कि अब विलयन भी कह सकते हैं, विलयन का जो वाष्प दाब होगा शुद्ध विलायक से क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब उसका वाष्प दाब घट जाता है, जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जो वृद्धि हुआ क्वथनांक में उसी को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन माने वृद्धि। एक चीज तुमको ध्यान देना है, विलयन का क्वथनांक सदैव शुद्ध विलायक से आपका ज्यादा होगा। तो वृद्धि अगर निकालना हो तो विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को क्या करेंगे, घटा देंगे। जितना आएगा उसी को हम क्वथनांक में क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। और कुछ इसमें दूसरा है नहीं। आपने देखा कि जब अवाष्पशील विलेय मिलाया गया, वाष्प दाब घटा, तो वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, ठीक। तो क्वथनांक कितना से बढ़ा ये कैसे पता करेंगे, तो विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटाना होगा। देखो यहां समझो, नोट हम यहां पर कर दे रहे हैं। नोट, विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से सदैव ज्यादा होता है। ये बात याद रखना चाहिए। विलयन का क्वथनांक जो है शुद्ध विलायक से क्या होगा, अधिक होगा। और दोनों के क्वथनांक का जो अंतर है उसी को हम क्वथनांक में वृद्धि कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। यदि TB बराबर विलयन का क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक को हम TB द्वारा दिखा रहे हैं, T नीचे B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T नॉट B, नॉट लग गया तो विलायक आ गया, यह हो गया शुद्ध विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। तो बताइए कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन जिसको डेल्टा TB से दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल TB बराबर TB माइनस T नॉट B। इससे आप निकाल सकते हैं। डेल TB दिया है, TB दिया है तो T नॉट B निकाल लें, T नॉट B दिया है, TB दिया है तो डेल TB निकाल लें। दो ठो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बताओ कि अगर क्वथनांक में उन्नयन को संक्षेप में व्यक्त करना हो तो क्या लिख सकते हो, एक लाइन में लिख सकते हो। देखो कैसे, लिखोगे विलयन तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। चाहे आप लिख सकते हो
टीबी माइनस टी नॉट बी को क्या करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो किसी तरह से डिफाइन करो, सबका अर्थ एक ही है, बात आप समझिए लिया। अवाष्पशील विलय मिलाएंगे, वाष्प दाब घटेगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी को क्वथनांक में क्या कहेंगे, उन्नयन कहेंगे, और कोई इसमें विशेष चीज नहीं है। वाष्प दाब और क्वथनांक में उल्टा संबंध है। वाष्प दाब घट जाएगा ना तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें रटना उतना नहीं है, संबंध समझ लीजिएगा तो आराम से कह सकते हैं कि क्या हमको करना चाहिए। अब इसको ग्राफ के द्वारा समझ लीजिए। इस पर है वाष्प दाब, इस पर है हम चाप ले लें। ये पॉइंट 1 एटीएम है, इस पॉइंट पर वाष्प दाब कितना है, 1 एटीएम। यहां से डॉटेड लाइन खींच लीजिए। अब देखो यहां हम दो कर्व बना रहे हैं, जरा गौर करना, दो ठो कर्व है, अब बना लीजिए, ठीक है ना। अच्छा बताओ ये कौन कर्व है विलायक के लिए होगा, कौन कर्व विलयन के लिए होगा। देखो वाष्प दाब जिसका कम होगा वह विलयन का कर्व होगा, और वाष्प दाब जिसका ज्यादा होगा वह विलायक, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है विलयन से। तो मान लो कि किसी भी टेम्परेचर पर तुम ऐसा देख सकते हो, मान सपोज करो कि इस टेम्परेचर पर हमको वाष्प दाब देखना है कि किसका ज्यादा है। यहां से एक वाई एक्सिस के समानांतर रेखा खींच ले, इस कर्व को इस पॉइंट पर काट रहा है, इस कर्व को इस पॉइंट पर काट रहा है। और देखो यहाँ पर जो वाष्प दाब आया ये कम है, और यहाँ जो वाष्प दाब आया ये ज्यादा है। किसी पॉइंट पर चेक कर सकते हो। तो बताओ ये ऊपर वाला जो कर्व है वो किसका होगा, तो सीधा कहना होगा विलायक का होगा, वाष्प दाब ज्यादा। और कम किसका है, नीचे वाले का। नीचे जो रहेगा उसका वाष्प दाब कम, और ऊपर जो रहेगा वाष्प दाब ज्यादा। तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। ये कर्व किसका हो गया, तो ये कर्व हो गया आपका विलायक का, यह कर्व हो गया किसका, विलयन का। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो बताओ समझ में आ गई तो सपोज करो कि यह वेपर प्रेशर है, यह ताप है, 3 गो कर्व है दिया हुआ है इस तरह से। बोलो यह किसका कर्व होगा, विलायक। ये किसका कर्व होगा, ये होगा तनु विलयन। और यह कर्व किसका होगा, ये होगा सांद्र विलयन। जितना ज्यादा विलय होगा उतना ही उसका वाष्प दाब भी कम होगा। तो सबसे कम वाष्प दाब देखो इसका है, ये सांद्र है, इसमें ज्यादा विलय है। इसका वाष्प दाब इससे थोड़ा ज्यादा है, ऊपर है पर ये तनु विलयन हो गया, यानी कि इसमें विलय कम है। इसमें विलय क्या है, अपेक्षाकृत ज्यादा है, इसमें कम है। इसमें तो विलय है ही नहीं, सिर्फ शुद्ध विलायक है। तो इसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ा विलय मिला दिए तो इसका वाष्प दाब घट गया, इसमें और विलय मिला दिए और वाष्प दाब क्या हुआ, घट गया। तो आप समझ गए होंगे ऊपर वाला कर्व हमेशा विलायक के लिए लेना है और नीचे वाला विलयन के लिए लेना है। अब देखो इस पॉइंट पर आपका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 1 एटीएम के बराबर हो रहा है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर आप खींच लें, टेम्परेचर यहां मिलेगा ना कुछ, कि किसका क्वथनांक हो जाएगा, यह विलायक का हो जाएगा T0B। क्योंकि T0B ताप पर ही विलायक का जो वाष्प दाब है कितने के बराबर है, 1 एटीएम, यही ना क्वथनांक होगा उसका। चलो यहां से लंब खींचे एक्स एक्सिस पर,
इस पर ताप आप लिए हैं, यहाँ जो पॉइंट मिला इसको हम टीबी कहेंगे। या किसका क्वथनांक होगा? विलयन का। टीबी ताप पर विलयन का वाष्प दाब कितना हो जा रहा है? 1 atm। तो टीबी हो गया विलायक का क्वथनांक और टी नॉट बी हो गया ये विलयन का क्वथनांक, ये किसका हो गया? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब दोनों में कितना का अंतर है, इसी को हम डेल्टा टीबी के द्वारा क्या करते हैं? दिखाते हैं। आ रहा है समझ में जी? ये जो अंतर होगा, अब देखो जरा गौर करो, ग्राफ जानता है ना, ये पूरा डिस्टेंस क्या है? ये आपका टीबी यहां से यहां तक पूरी, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका टी नॉट क्या है? बी है। तो ये कितना हो जाएगा? पूरा टीबी में से टी नॉट बी घटा दोगे, यहाँ जो ये आपका डिस्टेंस होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये किसके बराबर होगा? टी बी माइनस टी नॉट बी। यह क्वथनांक का क्या कहलाएगा? गुणन कहलाएगा। इसी को डेल्टा टीबी के नाम से जाने। बात समझ में आ गई? अब देखिए, मोललता और क्वथनांक में जो उन्नयन है उसके बीच भी एक संबंध निकाला गया है प्रयोग के आधार पर। इसको जानना जरूरी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी से बनेंगे। बात समझ में आ गई? इसको मिटा दे रहे हैं। अब लिखेंगे, देखो इसको याद रखना है, प्रयोग द्वारा पाया गया है कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम। एम यहां पर क्या है? एम यहां मोललता है, पढ़े। एम का मतलब होता है मोललता। मोललता पढ़े हैं कि नहीं? 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, यही ना पढ़े हैं। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो डेल टीबी बराबर हो जाएगा केबी इंटू एम। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनाने में आपका काम करेगा। केबी क्या है? केबी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक करते हैं। इंग्लिश में इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे। कांस्टेंट केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है जो विलायक पर निर्भर करता है। या किस पर निर्भर करता है? विलायक पर निर्भर करता है। ये चीज ध्यान देना है। मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम एक दूसरा नाम है, याद रखना चाहिए, इबुलियोस्कोपिक। स्पेलिंग देखो, EBULLIOSCOPI। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। ये एक दूसरा नाम है, जानना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है। केबी को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहेंगे, ठीक है ना। अब केबी का यूनिट क्या होगा, जरा इस पर हम लोग विचार करें। एम बराबर क्या है जी आपका? एम बराबर लिख सकते हैं डेल टीबी या बटा में कितना? केबी, सॉरी, केबी बराबर कितना लिख सकते हैं? डेल टीबी या बटा में एम। तो डेल टीबी का यूनिट, ये तो आपका क्वथनांक में आपका अंतर है, ठीक है ना। क्वथनांक को आप केल्विन चाहे डिग्री सी में आप बता सकते हैं, प्रायः केल्विन का ही प्रयोग किया जाता है। तो डेल टीबी का यूनिट हो गया केल्विन, और एम माने क्या हो गया? एम भी लिख सकते हो, एम का मतलब हुआ मोलल। इसको लिख सकते हो केल्विन पर मोलल। क्या लिखोगे इसको? केल्विन प्रति मोलल। प्रति मोलल, मोलल मैंने समझ रहे हैं जी। मोल प्रति केजी को मोलल कहा जाता है।
मोलल का मतलब हुआ मोल बटा में क्या केजी, ठीक है। तो आप मोलल की जगह पर ऐसा भी लिख सकते हैं, केल्विन बटा में मोल बटा में क्या लिख सकते हैं केजी। और केजी ऊपर चला गया तो केल्विन केजी क्या हो जाएगा पर मोल। यही यूनिट प्राय यूज में आएगा, केल्विन केजी पर मोल। अच्छा, केल्विन पर मोलल भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। केल्विन पर मोलल कहो चाहे केल्विन केजी पर मोल कहो। तो केबी का यूनिट भी जानना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में तो कहीं से भी क्वेश्चन आता है। अब कैसे केबी को डिफाइन करोगे, इसका परिभाषा क्या होगा, इस पर सोचो। केबी की परिभाषा, देखो तुम्हारा डेल टीबी इक्वल्स टू हो गया बराबर केबी इंटू एम। यदि हम एम बराबर 1 ले लें, 1, तो क्या होगा जी, डेल टीबी बराबर केबी होगा। अतः मोलल बूलियन स्थिरांक को निम्न तरह से परिभाषित कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, यह किसके बराबर होता है, क्वथनांक में उन्नयन के। यह क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है, अर्थात मोलल उन्नयन जो आपका स्थिरांक है वो क्वथनांक में क्या है, उन्नयन है। इसको ऐसे लिखो, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन होता है, उन्नयन है यदि विलयन की मोललता क्या हो, इकाई हो। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन है या होता है यदि विलयन की मोललता कितना लिया जाए, इकाई लिया जाए, 1 लिया जाए, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और रिलेशन बता रहा हूं जिसके आधार पर आप विलय का अनुभार निकाल सकते हैं। विलय की मात्रा वगैरह क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप आराम से उस फॉर्मूला का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अभी आप देखिए, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा कि डेल टीबी बराबर होता है केबी इंटू कितना, एम। और एम बराबर मोलालिटी बराबर क्या होता है, विलय का भार। याद करिए, विलय का भार बटा में विलय का अनुभार इंटू 1000 बटा में विलायक का भार किसमें, ग्राम में। यही आप पढ़े होंगे जब सांद्रता पद हम बता रहे थे तो उसमें मोललता बताए थे, याद कर लीजिए। अब देखो विलय के भार को, विलय का जो भार है इसको हम W2 मान लें। मैंने आपको बताया था ना कि 2 वाला सब विलय के लिए और 1 वाला विलायक के लिए माना जाता है। हम जितना फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं सब में यही है कंसेप्ट, तो यहाँ भी वही रख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। विलय का भार W2, विलायक का भार इसको मान लें W1,
विलेय का अनुभाग, इसको मान लें हम m2, तो क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, डेल Kb बराबर Kb इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई कितना W1। इस फॉर्मूला से, यह भी काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, प्रायः इसी का उपयोग होगा। बात समझ में रही है ना, न्यूमेरिकल बनाने में। न्यूमेरिकल एक साथ बनवाएंगे तो अब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि कैसे न्यूमेरिकल आसानी से हम बना लेंगे, एकदम आसान है बनाना। अब जरा हम चर्चा करेंगे, कभी कभी केबी का मान निकालने के लिए दे देता है, लड़के फंस जाते हैं। ऐसे तो प्रश्न में केबी का मान दिया रहेगा, लेकिन केबी का मान निकालना भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए एक फॉर्मूला हम लिखवा दे रहे हैं जो ऊष्मागतिकी से आया है। क्या फॉर्मूला है जरा गौर करिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, रोज काम करेगा। अब देखिए केबी का फॉर्मूला, केबी बराबर एक फॉर्मूला याद कर लो, आर टी नॉट बी होल स्क्वायर बाई 1000 एल भी। इस सूत्र का प्रयोग करके, इस रिलेशन का प्रयोग करके आप केबी का मान निकाल सकते हैं। इसको एकदम याद कर लीजिए। ऐसे आने की उम्मीद तो कम है, लेकिन कोई पूछेगा तो आराम से बता देंगे। आर क्या है? आर गैस स्थिरांक है। इसका मान आप जानते हैं ना, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, या आर का मान लेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक, अब देखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में कौन सा मान हमें रखना है, ये तो दिखना पड़ेगा। केल्विन के मान से आपको पता चलेगा। टी नॉट भी क्या है? शुद्ध विलायक का क्या हो जाएगा जी? क्वथनांक। और एल भी क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। याद रखना चाहिए कि यह गुप्त ऊष्मा आपका जूल पर ग्राम में हो सकता है, और चाहे कैलोरी पर ग्राम में दे सकता है। तो जूल पर ग्राम में दिया हो तो आर का मान रखना है आपको, आर का मान रखना होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पर उसी मान को नोट कर लीजिए, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आर का मान 6 को मान निकलवाए थे 11th क्लास में, तो ऐसा ही वाला ही मान हो गया, कैलोरी वाला हो गया। तो जूल अगर दिया हुआ हो तो आर का मान ये आप रख लें, और कैलोरी में अगर मान दिया हो कैलोरी पर ग्राम में, तो आर का मान रखेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। बात समझ में आ गई? तो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उस पर निर्भर करेगा कि आर का मान आपको क्या रखना होगा। ये जूल वाला रखना पड़ेगा, चाहे कैलोरी वाला रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी हम उसको चेंज कर दिए, जूल वाला या कैलोरी वाला। अब देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन ने दिया जल के लिए केबी का मान निकालें। यदि आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया है, जल के लिए जो आपका एलवी है, इसका मान दिया है
533 कैलोरी पर ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, गुप्त ऊष्मा है वाष्पीकरण की। अब कैसे निकालोगे बताओ? के बी बराबर क्या लिखोगे फॉर्मूला? आर है टी नॉट बी का होल स्क्वायर बाई 1000 केल्विन। आर यहाँ 2 ले लो। टी नॉट बी बताओ, जल का क्वथनांक तो सभी जानते हैं 100 डिग्री सी। अब 273 उसमें ऐड कर दो तो 373 केल्विन हो जाएगा जल का क्वथनांक केल्विन में। तो क्या तरीका है? 273.15 ऐड करना चाहिए, लेकिन 0.15 हम छोड़ दे रहे हैं, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो सिंपली 273 ऐड करिए तो हो जाएगा 373। नहीं समझा जी? टी नॉट बी होता है 100 डिग्री सी। अब इसको केल्विन में बदलना है तो 100 में 273 जोड़ दो, 373 केल्विन का होल स्क्वायर बाई 1000 इंटू 533। ये आ गया ना? बोलो। तो इतना आ जाएगा 0.52। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.52 केल्विन केजी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 0.52 केल्विन केजी पर मोल। यही जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ये मान याद भी रखना चाहिए, ठीक है ना? ये मान याद भी रखिए, नहीं दिया रहे तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। समझ गए? इसको नोट करिए। अब देखो, जितना फॉर्मूला है सबको एक जगह करो, समराइज कर लो। समरी में आपको याद रखना है सबसे पहला चीज, CCl4 के लिए Kb का मान अधिकतम होता है। इसके लिए Kb का जो मान है 5.03 केल्विन Kg पर मोल है, याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा Kb का मान किसका होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। दूसरा चीज, डेल Tb बराबर आपने पढ़ा Tb माइनस टी नॉट बी। अब यहां से एक फॉर्मूला और निकल जाएगा। टी नॉट बी बराबर क्या होगा बताओ तो? Tb या माइनस डेल Tb, और Tb बराबर क्या होगा? डेल Tb प्लस है टी नॉट बी। 2 और फॉर्मूला मिल जाएगा। अब तीसरा तुम पढ़ लो, डेल Tb बराबर Kb इंटू m। चौथा, डेल Tb बराबर Kb इंटू W2/M2 इंटू 1000/W1। और पांचवा, Kb बराबर R टी नॉट बी का होल स्क्वायर बाई 1000 Lb। ये 5 फॉर्मूला से क्वथनांक में पुनर्यन से संबंधित सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसका न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।